हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम टू ऑल। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर क्लास 7 से चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ। तो बच्चों, क्या आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? एग्जैक्टली, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और मुझे पता है कि आप लोग मोर की खूबसूरती से बखूबी परिचित हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि मैं तो मोर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा के एक पाले गए पक्षी मोर के बारे में। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्होंने अपने घर में बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। ये भले ही हम इन्हें जानवर कहें, लेकिन महादेवी वर्मा के लिए ये जानवर नहीं थे, अपितु ये सारे पशु पक्षी इनके एक फैमिली मेम्बर्स के जैसे थे। और उन्होंने अपने घर में बहुत सारे जानवर पशु पक्षी पाल रखे थे और सबका नाम भी दे रखा था, जैसे गोरा, सोना, गिल्लू, नीलकंठ। और आज हम उनके इस पक्षी नीलकंठ के बारे में पढ़ेंगे, जिस इस पाठ में उन्होंने नीलकंठ के साथ बिताई गई सारी घटनाओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। एक बार लेखिका किसी अतिथि को, कोई गेस्ट को स्टेशन छोड़कर जब वापस लौट रही थी, तो उस समय उन्होंने बड़े मियाँ, जो कि चिड़िया बेचने का काम करते हैं, उनसे मोर और मोरनी के 2 बच्चे खरीद कर लाती हैं। जब वो दोनों पक्षी लेकर घर आती हैं तो घर वाले उन्हें बताते हैं कि ये मोर नहीं है, अपितु ये तीतर है। तो और दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। तो ये सुनकर लेखिका बहुत उन्हें बुरा लगता है और दोनों पक्षियों को वो अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले जाकर रख देती हैं। और वहाँ दोनों पक्षी कमरे में बहुत ही आज़ादी के साथ घूमते हैं, वहाँ पर खेलते हैं। और जब वे लेखिका से यूज्ड टू हो जाते हैं, जब घुल मिल जाते हैं, तो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो बहुत सारी हरकतें करने लगते हैं, उछल कूद करना, ताकि उन्हें लेखिका से पूरा अटेंशन मिल सके। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अन्य पशु पक्षियों के साथ लेखिका उन्हें जाली घर में लेकर जाती हैं। तो जाली घर, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे पाठ को, तो हम देखते हैं कि जाली घर में ले जाने के बाद वहाँ पर जो दूसरे जानवर हैं उनकी स्थिति कैसी रहती है। तो और आपको मैं बता दूं कि जब घर में 2 बच्चे हैं और कोई नया बच्चा जब आता है, तो उन बच्चों की स्थिति कैसी होती है, मतलब वो भी थोड़े से क्यूरियस होते हैं कि ये अब आने के बाद हमारे साथ कैसा बिहेव होगा, या ये इसका नेचर कैसा होगा, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी अन्य जानवर जो हैं वो थोड़ा सा बहुत ही कह सकते हैं हम गौर से उसे देखने लगते हैं। अलग अलग जानवरों की अलग अलग सी प्रक्रिया वो दिखाने लगते हैं, जैसे कि लखा कबूतर जो है वो दोनों टांगों पर उछल कूद करने लगता है और गुटरगू की आवाज़ करने लगता है। बड़े खरगोश बहुत ही गंभीर भाव से कतार में बैठकर उसका निरीक्षण करने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं। और जिस प्रकार एक नव दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया जाता है, उस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगते हैं और तोता एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगता है। तो इस तरह से वो वहाँ पर इनका ये मोर मोरनी का वेलकम किया जाता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं और एक बहुत ही सुंदर मोर मोरनी में बदल जाते हैं और धीरे धीरे इनकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। मोर के सिर के ऊपर की कलगी और सुंदर और चमकीली हो जाती है, बहुत सुंदर दिखने लगती है। उसकी चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी और नीले हरे रंग की थी, पंखों में भी बहुत चमक आने लगती है। और मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्य में ही नहीं था, लेकिन वो मोर की सहचारिणी थी। हमेशा वो मोर के इर्द गिर्द ही रहती थी, उसके आसपास ही रहती थी। उसे मोर का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पर लेखिका ने दोनों के नामकरण भी किए। मोर की नीली गर्दन होने के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ, और मोरनी जो हमेशा मोर के साथ रहती थी, तो इस वजह से उसका नाम रखा गया राधा। तो इस तरह से जो था नीलकंठ
पूरे चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। और वो बहुत ही हम देख सकते हैं कि बहुत ही हेल्पिंग नेचर था, बहुत ही साहसी था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तो वो मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। यानी उनके ज़ू में जो भी जानवर है वो कोई गलती करता था या कोई बात नहीं मानता था तो वो उसे दंड भी देता था, जैसे एक मॉनिटर, जैसे एक स्वामी करता है। एक बार एक सांप, अब एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक बार एक सांप जो है वो उनके जाली घर में घुस जाता है और उसे देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, अपने आप को छुपाने लगते हैं। सारे जानवर भाग जाते हैं लेकिन खरगोश जो है वो सांप की पकड़ में आ जाता है। सांप उसे निगल लेना चाहता है और हम देख सकते हैं कि सांप जो है उसे आधा उसकी बॉडी अपने मुंह में पकड़ लेता है और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए ची ची की आवाज़ करके मदद के लिए शायद वो चिल्लाता है। और उस समय मोर जो कि अपने झूले में सो रहा होता है, वो मोर दौड़कर उसकी रक्षा के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाता है और पूरी जान लगाकर वो अपने चोंचों से सांप के फन पर प्रहार करने लगता है। और इस तरह वो इतनी देर तक प्रहार करता है कि एक टाइम पे सांप जो है वो अधमरा हो जाता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो खरगोश के बच्चों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तो और उस वहाँ से वो चला जाता है और उसको वो यहाँ पर खरगोश के जो बच्चा है वो रात भर उसको मोर जो है अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता है ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। तो यहाँ पर बच्चों हमको मोर का ये पक्ष दिखाई दे रहा है कि वो जहाँ एक स्वामी की तरह बिहेव करता था, लोगों को दंड भी दे रहा है, उनको सिखा भी रहा है, वहीं दूसरी ओर वो कितना उनके लिए केयरिंग है, उनकी किस तरह से उनकी वो रक्षा करता है। आगे हम देखते हैं कि वसंत पर मेघों की सांवली छाया में उन्होंने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता है। जैसे कि आपको पता है कि जब घनघोर बादल छाते हैं, बिजली चमकती है और ज़ोरदार बारिश होती है, उस समय मोर जो है वो अपने पंखों को फैलाकर झूम झूम कर नाचता है। और यहाँ पर मोर मोरनी भी इन बिजली जब कड़कती थी और जब रिमझिम बारिश होती थी तो बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही प्रेम से ये दोनों अपने पंख फैलाकर खूब सुंदर से नृत्य करते थे। और जब बारिश रुक जाती थी तो वो अपने पंख फैलाकर उसको सुखाते थे। तो दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। और मोर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके स्वभाववश, उसकी हरकतों को देख कर जो विदेशी महिलाएं आई हुई थी उससे देखने के लिए, उन्होंने उनका एक नामकरण किया, उन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोर और मोरनी किस तरह से बारिश में डांस करते हैं और अपने पंख सुखाते हैं, हमेशा एक दूसरे की कंपनी में रहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। और इनका ये साथ कुछ समय तक ही रह पाता है और इनके बीच तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है। चलिए देखते हैं वो तीसरा व्यक्ति कौन है। तो एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली और दुकानदार ने उन्हें ये कहकर बड़े मियाँ ने दिया कि महादेवी वर्मा ही हैं जो इनकी देखभाल करके और वो उसे स्वस्थ कर पाएंगी। पंजों की मरहम भट्टी करने पर 1 महीने बाद वो ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने भी लगी। उसे जाली घर में पहुंचाया गया। जैसे अन्य जानवरों को लेखिका कुछ समय अपने पास रखती हैं और फिर जाली घर में पहुंचा देती हैं, उस तरह इसे भी वहां पहुंचाया गया और इसका भी नामकरण किया गया। इसकी जिस तरह से वो डगमगा कर चलती थी, इसी पर इसका नामकरण किया गया। इसका नाम रखा गया कुब्जा। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती थी वो उन्हें मारने दौड़ती थी, लेकिन इसका स्वभाव नीलकंठ और राधा से बहुत ही अलग था और ये बहुत ही गुस्सैले स्वभाव की थी। जब वो नीलकंठ और राधा को साथ देखती थी वो गुस्से से भर जाती थी, वो उन्हें मारने दौड़ती थी और ऐसा न करने पर वो राधा के अपने चोंचों से मारकर उसके पंख नोच डालती थी, उसकी कलगी नोच डालती थी और वो उसे दूर भगाती थी। मोर उसे दूर रहना चाहता था लेकिन वो उसके साथ रहना चाहती थी।
तो कुब्जा की किसी भी पक्षी के साथ दोस्ती नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए और वो उन अंडों को अपने पंखों में छुपा कर रखती थी। लेकिन जैसे ही कुब्जा को इस बात का पता चला, उसने अपने चोंचों के प्रहार से अंडों को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर कुब्जा का स्वभाव जो था वो बहुत ही गुस्सैला था, बहुत ही आक्रामक था। नीलकंठ इससे बहुत ज़्यादा दुखी था और हमेशा दुखी रहता था, हमेशा अकेला महसूस करता था। लेखिका को आशा थी कि शायद कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो सबसे मिक्स होने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन लेखिका को पता चला कि नीलकंठ मर गया। नीलकंठ बहुत बीमार रहने लगा, बहुत मायूस रहने लगा और यही उसकी मृत्यु की वजह बनी, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी उसे। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगमरमर में संगम गंगा नदी में ले जाकर अपने दूसरे जानवरों की तरह उसे भी वहाँ पर प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के नहीं रहने पर अब राधा जो है वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। वो एक कोने में बैठी रहती थी और हमेशा नीलकंठ का इंतज़ार करती थी। अब वो बरसात में नृत्य नहीं करती थी, कोई उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के न दिखाई देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। और एक दिन एक इंसिडेंट बताया गया है कि लेखिका जो है वो लेखिका की अल्सेशियन कुतिया जो थी कजली, वो एक दिन कुब्जा के साथ उसका आमना सामना होता है और कुब्जा अपने स्वभाववश उसे भी चोंचों से मारना शुरू कर देती है। लेकिन कजली भी उसको रिप्लाई करती है और वो अपने दोनों दांत उसके गर्दन पर लगा देती है, जिससे वो जो है उसका बहुत इलाज भी करवाया जाता है, परंतु वो नहीं बचती और वो मर जाती है। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है, बादलों को देखती है और अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। जब आकाश में बादल छाते हैं, बिजली कड़कती है, बरसात होती है, तो वो उसे लगता है कि शायद नीलकंठ वापस आ जाए और वो इसी तरह से दोनों प्रेम से अपना जीवन गुजारे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर एक खूबसूरत मोर मोरनी की स्टोरी हमने सुनी और एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच and take care.